नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल। अभिप्राय में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस YouTube चैनल के थ्रू आपको निरंतर निशुल्क कक्षाएं प्रदान की जा रही हैं और उसी कड़ी में आज हम जिला प्रशासन से संबंधित परिचर्चा करेंगे। जिला प्रशासन जो कि राज्य स्तर की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें मुख्य RAS, PSI, ग्रेड, सेकंड एग्जाम, कॉलेज लेक्चरर जिसे कि आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर या AP बोलते हैं, इत्यादि परीक्षाओं में इस जिला प्रशासन से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो आज हम एक इसकी जो जिला प्रशासन का ढांचा है, संरचना है, किस प्रकार की इसमें क्रियान्विति होती है, उससे संबंधित बातों को करेंगे। तो सामान्य रूप में आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी राष्ट्र या देश किसमें विभाजित होता है, प्रांत अथवा राज्य में। जैसे कि हमारे भारत देश राज्यों में विभाजित है, उनमें से एक राज्य राजस्थान है। इसी क्रम में फिर वो राज्य भी संभागों में विभाजित होता है और इस संभाग को कहीं कहीं जैसे उत्तर प्रदेश में मंडल कहा जाता है, इसको संभाग को। तो देश राज्य में विभाजित हुआ और राज्य संभागों में विभाजित हुआ। ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम इन इकाइयों को समझ रहे हैं। और संभाग भी किसमें विभाजित होता है, जिलों में। ठीक है, कोई देश राज्यों में, राज्य संभागों में और एक संभाग जिले में विभाजित होता है। जैसे कि हमारे राजस्थान के संदर्भ में जो अगर बात की जाए तो हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं। पहले सरकार ने 10 कर दिए थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसको पुनः फिर 7 कर दिया। ठीक है, तो उन हर जो है मतलब 7 संभागों में प्रत्येक संभाग के अंतर्गत 3, 4 या 5 जिले हैं। ठीक है ना, 41 जिलों को संभाग में डिवाइड किया हुआ है। इसका जो हेड होता है जिले का, वो होता है जिला कलेक्टर, जिसको हम DM भी बोलते हैं। ठीक है ना, जिले का कलेक्टर एवं जिले का मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, ये 2 प्रकार के कार्य होते हैं जिला कलेक्टर के, एक तो कलेक्टर वाले और दूसरे मजिस्ट्रेट वाले। ठीक है ना, आगे की बात देखिए आप। फिर जिले को पुनः हम उप जिला या उपखंड में विभाजित कर देते हैं। कहीं कहीं इस उपखंड को प्रखंड भी कहा जाता है। ठीक है ना, संभाग को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। संभाग को क्या बोला जाता है, डिवीजन। जिले को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट। और जो उप जिला या उपखंड है उसको क्या कहा जाता है, सब डिवीजन। सब डिवीजन। इसी प्रकार से एक उपखंड पुनः 1 या 2 या 3 तहसीलों के अंतर्गत विभक्त हो जाता है। एक उपखंड के अंतर्गत 1 या 2 या उससे अधिक तहसीलें हो सकती हैं। और तहसील जो विभाजित होती है वो सबसे सूक्ष्म इकाई कौन सी है, पटवार वृत्त। ठीक है ना, जिसको कि तृणमूल इकाई अगर कहा जाए तो वो हमारे प्रशासन की कौन सी होती है, पटवार वृत्त में, जिसका कि अधिकारी पटवारी होता है। ठीक है, अगर हम इसकी पदों की बात करें तो कलेक्टर की सहायता करने के लिए कौन होता है, ADM। ADM से फिर हम जब अधीनस्थ देखेंगे तो उपखंड स्तर पर जो अधीनस्थ होगा वो SDM होगा। SDM के बाद फिर तहसीलदार, और तहसीलदार के बाद फिर पटवारी। ये एक जिले का प्रशासन का जो ढांचा है, मुख्य रूप से वो प्रशासनिक जो पद होते हैं, कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी। ये आपके अभी तक बात समझ में आ गई होगी। देखिए, जिला प्रशासन
एक तरह से सामान्य प्रशासन ही है, ठीक है ना। कैसे कि हम आम तौर पर प्रशासन को दो भागों में विभक्त करते हैं। जैसे एक तो होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और एक होता है आंतरिक इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। मान लीजिए जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं पुलिस विभाग की, किसकी? पुलिस विभाग की। तो इस पुलिस विभाग में क्या होता है कि जो जिले का कलेक्टर है, डीएम है, उसको सहायता कौन प्रदान करता है कानून व्यवस्था के लिए? एसपी, पुलिस अधीक्षक, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है ना। एसपी इसको सहायता प्रदान करता है। अब इसका जो कानून व्यवस्था का सामान्य प्रशासन है वो किसकी देखरेख में हो रहा है? कलेक्टर की, एक जिले का। परंतु पुलिस का जो इंटरनल मामला है, आंतरिक जो है, उसको डायरेक्ट कौन कंट्रोल करता है? उस पुलिस विभाग का एसपी, जिले का एसपी। जिले की जो पूरी पुलिस है उसको कौन आंतरिक प्रशासन चलाएगा? उसका एसपी चलाएगा। परंतु सामान्य प्रशासन की बात है, पुलिस हो चाहे इसके अलावा शिक्षा विभाग है, चिकित्सा है, आप कोई भी जिला स्तर का कोई भी विभाग जो लेते हैं जिला स्तर पर राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग, तो उसमें उसका सामान्य प्रशासन जिले का कलेक्टर ही देखता है। कुछ इसी प्रकार की बात, कुछ ऐसी ही बात उपखंड स्तर पर होती है। जो काम कलेक्टर जिले में करता है कमोवेश वही काम एसडीएम अपने उपखंड स्तर पर करता है, ठीक है ना। उपखंड जो एक प्रशासनिक इकाई है उसका जो हेड होता है वो एसडीएम होता है, जिसको हम उप जिला कलेक्टर एवं उपखंड मजिस्ट्रेट बोलते हैं। ये जो बनता है वो आईएएस एग्जाम और एसडीएम बनते हैं राज्य स्तर की परीक्षा से। राजस्थान के संदर्भ में आपको आरएएस परीक्षा देनी होगी और यूपीएससी से आपको आईएएस एग्जाम देना होगा सीधा कलेक्टर बनने के लिए, ठीक है। यहां तक आपके बात समझ में आई होगी कि सामान्य प्रशासन कार्यपालिका का ही अंग होता है, क्योंकि कोई भी सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इसमें विभाजित होती है। विधायिका का काम क्या होता है? हम सब उनको चुनकर भेजते हैं संसद में, लोकसभा एवं राज्यसभा में, और राज्य स्तर पर विधानसभाओं में विधायकों को वो कानून बनाते हैं, ठीक है ना। और उन कानूनों का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो न्यायपालिका द्वारा, कि ये विधायिका ने कानून बनाए थे, अब इसके अंतर्गत जो भी न्याय प्रदान करना है, जस्टिस किसी को देना है, तो वो काम कौन करती है? न्यायपालिका करती है, ठीक है ना। और कार्यपालिका इन दोनों के प्रति जवाबदेह होकर न्यायपालिका एवं विधायिका के प्रति अपने प्रशासनिक कार्यों को संपूर्ण करती है। इससे संबंधित हम जो है अगली क्लासेज में समझेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनके मुख्य अंग कौन से हैं। ये भी अपने आप में एक बड़े चैप्टर्स हैं। आज हम जिला प्रशासन की बात कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट शब्द लैटिन शब्द डिस्ट्रक्ट से बना है, जिसका अर्थ न्यायिक प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया क्षेत्र, ठीक है ना। ये ब्रिटिश टाइम में जब बनाया गया था इस जिला कलेक्टर को, उस समय ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के ही काम करता था, परंतु बाद में इनको अलग अलग कर दिया गया। जो प्रशासनिक कार्य हैं वो ही रह गए कलेक्टर के पास, और न्यायपालिका के लिए वहां पर जिला स्तर के जज को बैठाया गया, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना आप। हाँ देखिए, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में कलेक्टर पद सृजित किया। 1772 में, 1773 में इसको समाप्त कर दिया था। फिर ये 1781 में पुनः सृजित किया गया। 1787 में कलेक्टर को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई। मैं अभी आपसे जो कह रहा था कि ब्रिटिश टाइम में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों के कार्यों को कलेक्टर के अंदर ही समाहित किया हुआ था। फिर
93 में राजस्व एवं न्यायिक कार्य पृथक किए गए। मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर का जो मुख्य कार्य था वो रेवेन्यू का कलेक्शन करना था, राजस्व का संग्रहण करना था, लेकिन बाद में इसको जो न्यायिक कार्य भी इसके साथ दिए हुए थे वो फिर अलग कर दिए गए। ठीक है ना। ये किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 1812 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसको पुनः शक्तिशाली बनाया गया। 1927 में साइमन कमीशन, कलेक्टर ही सरकार है। साइमन कमीशन के अनुसार यह बताया गया कि कलेक्टर को ही एक प्रकार से इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया जाए कि वो ही सरकार लगे। ठीक है ना, कि वो ही चला रहा है सारा सब। ये 1927 में इसके हमने ब्रीफ किया है। कलेक्टर के बारे में जो कुछ कहा गया है उसको देखते हैं। जैसे कि इसको संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? रजनी कोठारी ने कहा है। ठीक है ना, संस्थागत करिश्मा किसने कहा है? रजनी कोठारी ने कहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कलेक्टर के बारे में कहा है जिलाधीश प्रशासन की धुरी है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको प्रशासन की धुरी बताया गया है कलेक्टर को, क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं, कानून व्यवस्था से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, ये सब चीजें कलेक्टर के सीधे अधिकार क्षेत्र में आती हैं। सरकार ने जो नीतियां बनाई, पॉलिसीज बनाई, उनको फील्ड पर जो है मतलब लोकल एरिया में जो क्रियान्वयन होगा वो किसके द्वारा होगा? कलेक्टर के द्वारा ही होगा। वो ही अपने सारे अधिकारियों में समन्वय बनाकर और उस कार्य को संपादित करवाता है। रैमजे मैकडोनल्ड ने इसकी जिलाधीश की तुलना कछुए से की है। इनको रट लेना आप, छोटी मोटी समझने की बातें हैं कि ये किसने इसको क्या कहा है, याद कर लेना आप इन चीजों को, क्योंकि ये पूछ ली जाती हैं, पहले विगत परीक्षाओं में पूछी गई बातें हैं। ऐसा कछुआ जिसकी पीठ पर भारत सरकार का हाथी खड़ा है। मैंने आपको बताया ना कि पूरी देश की जो नीतियां बनाई गई वो किस प्रकार से क्रियान्वयन होंगी। एक सबसे जो सूक्ष्म इकाई अगर देश के स्तर पर देखें तो जिला, और जिले के बाद उपखंड, ये सब निकल के आता है। ठीक है ना, तो इसमें कलेक्टर ही पूरी तरह से उसको उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। के दास ने कहा है किसी दूसरी जगह पर जिलाधीश के समान न तो कोई हुआ और न होगा। न इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली पद है जिले का कि ऐसा कहीं और नहीं मिल सकता। ठीक है ना, जितनी शक्तियां इसको अपने प्रशासनिक क्षेत्र में प्राप्त होती हैं उतनी शायद किसी और अधिकारी को नहीं है। अच्छा, मुख्य रूप से हम देखें तो RME जिला प्रशासन के 3 कार्य होते हैं। ठीक है ना, पहला कौन सा हुआ? राजस्व एकत्रण, ये इनका सबसे मूलभूत कार्य है। ठीक है ना, रेवेन्यू कलेक्शन करना सरकार के लिए। फिर ये दंड नायक, जिसमें कि इनको मजिस्ट्रेट की पावर मिली होती है। ठीक है ना, दंड नायक जिसमें कि इनको मजिस्ट्रेट की पावर मिली होती है। और कार्यकारी, कार्यकारी में इनको एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं। क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव वर्क, जो कि सामान्य प्रशासन के अंतर्गत चलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आदेश देना, निरीक्षण करना, 2 विभागों के मध्य कोई समस्या है तो उसका समन्वय स्थापित करना, संप्रेषण करना, ये सब चीजें किसमें आती हैं? ये सामान्य प्रशासन एग्जीक्यूटिव कार्य जो इनके नित्य प्रतिदिन चलते हैं अपने प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर। ये 3 प्रमुख कार्य होते हैं जिला प्रशासन के। हाँ, अब इनसे संबंधित बातें अपन पढ़ते हैं इन तीनों कार्यों से। तो उसमें सबसे पहला है जिलाधीश के रूप में सामान्य प्रशासन, अधीनस्थ कार्मिकों एवं अधिकारियों का नियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वयन। ठीक है ना, नियंत्रण, निर्देशन एवं समन्वयन, ये कलेक्टर अपने डेली जो वर्क है उसके अंतर्गत इनको करता है। राज्य अथवा केंद्र सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण क्या करता है? ये इनको पर्यवेक्षण, ठीक है ना, सुपरवाइजिंग करता है, इनकी पर्यवेक्षण करता है। केंद्र एवं राज्य का जिले में प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार को अपनी कोई बात बोलनी है